सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। हाँ। कि जो हाथ मोनालिसा की वो रहस्यमयी मुस्कान बना रहे थे, हाँ। वही हाथ ऐसी ऐसी युद्ध मशीनों के डिजाइन बना रहे थे जो इंसानों की पूरी फौज को मतलब काट कर रख दें। बिल्कुल। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ये दोनों हाथ एक ही इंसान के थे, लियोनार्डो दा विंची। एक तरफ वो इंसान जो बाजार से कबूतरों के पिंजरे खरीदकर उन्हें आजाद कर देता था। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है। क्योंकि उससे जानवरों का दर्द देखा नहीं जाता था। हाँ। और दूसरी तरफ वही इंसान बैठकर ऐसे हथियारों के नक्शे बना रहा था जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। और यही है आज की हमारी पड़ताल का मिशन। हम सब लियोनार्डो को एक महान पेंटर के तौर पर जानते हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन आज हम उनकी कला को नहीं बल्कि उनकी सीक्रेट डायरीज के पन्नों को पलटेंगे। हम उस लियोनार्डो को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में इतिहास की किताबें ज्यादा बात नहीं करती। 400 साल आगे की सोच कैसे रहे थे? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। उनकी डायरीज को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप किसी भविष्य से आए इंसान के नोट्स पढ़ रहे हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, और देखते हैं कि एक कलाकार के अंदर एक डार्क इंजीनियर कैसे पैदा हुआ। कहानी शुरू होती है साल 1482 से। लियोनार्डो 30 साल के हैं, फ्लोरेंस शहर में हैं और अपनी जिंदगी से काफी फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें वहां वो पहचान नहीं मिल रही थी। बिल्कुल, उन्हें लग रहा था कि वो जो डिजर्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा। तो एक नई शुरुआत की तलाश में वो मिलान के ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को एक चिट्ठी लिखते हैं। और ये कोई मामूली जॉब एप्लीकेशन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सेल्स पिच थी, अपनी काबिलियत बताने का एक ऐसा तरीका जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जबरदस्त से ज्यादा ये चौंकाने वाला था। आज के जमाने में सोचिए, कोई टॉप का फिल्म डायरेक्टर मिलिट्री को अप्रोच करे और कहे कि मैं आपके लिए ड्रोन बना सकता हूँ। हाँ, लियोनार्डो ने कुछ ऐसा ही किया। उस चिट्ठी के 11 पैराग्राफ में से 10 में उन्होंने अपनी मिलिट्री इंजीनियरिंग की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने लिखा कि वो कैसे हल्की और मजबूत पुल बना सकते हैं, कैसे वो दुश्मन के किलों को उड़ा सकते हैं और कैसे वो नई नई तरह की तोपें बना सकते हैं। और सबसे आखिर में 11वें पैराग्राफ में बस एक छोटी सी लाइन में उन्होंने लिखा, शांति के समय में मैं पेंटिंग और मूर्तिकला में भी किसी से कम नहीं हूँ। मतलब उन्होंने खुद को एक आर्टिस्ट के तौर पे पेश ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपनी पहचान एक वॉर इंजीनियर की बनाई। साफ साफ लिखा, मैं हथियार बना सकता हूँ। पर सवाल यह है कि क्यों एक आर्टिस्ट जो खूबसूरती बनाता है वो अचानक तबाही का सामान बनाने के लिए इतना उतावला क्यों था? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला था। हमें उस दौर को समझना होगा। अच्छा। 15वीं सदी का इटली लगातार लड़ाइयों से जूझ रहा था। शहर आपस में ही लड़ते रहते थे। ऐसे में एक मिलिट्री इंजीनियर की इज्जत और उसकी डिमांड एक कलाकार से कहीं ज्यादा थी। लियोनार्डो को पता था कि अगर उन्हें ड्यूक का साथ और पैसा चाहिए तो उन्हें वो चीज बेचनी होगी जिसकी ड्यूक को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो चीज थी युद्ध। हाँ। लेकिन फिर भी ये बात हजम नहीं होती। वो इंसान जो शाकाहारी था, जो किसी जानवर को मरते नहीं देख सकता था, उसने जानबूझकर इंसानों को मारने वाली मशीनें बनाने का रास्ता चुना। और यहीं से उनके जीवन का वो डार्क फेज या कहिए एक नया अनदेखा अध्याय शुरू होता है। शायद ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। तो फिर क्या था? ये अपनी पहचान बदलने की कोशिश थी। फ्लोरेंस में उनकी इमेज एक ऐसे आर्टिस्ट की बन गई थी जो अपने प्रोजेक्ट्स कभी पूरे नहीं करता। अच्छा। मिलान में वो खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर साबित करना चाहते थे जो नतीजे दे सकता था, भले ही वो नतीजे कितने भी भयानक क्यों ना हो। और मिलान पहुंचकर उन्होंने ऐसे ऐसे नतीजे देने की तैयारी की जिनके बारे में सोचकर ही डर लगता है। उनकी डायरी के पन्ने मौत के आविष्कारों के डिजाइन से भर गए। उनका पहला बड़ा आइडिया था द जायंट क्रॉसबो। जायंट क्रॉसबो? हाँ, कल्पना कीजिए, एक धनुष जो 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा हो। उसे चलाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ती थी और वो बड़े बड़े पत्थर और तोप के गोले मीलों दूर तक फेंक सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इतिहासकारों का मानना है कि इसका असली मकसद दुश्मन को मारना कम और डराना ज्यादा था। बिल्कुल। सोचिए, जब दुश्मन की सेना अपनी तरफ एक विशालकाय धनुष से पत्थर बरसते देखेगी तो लड़ने से पहले ही उनकी हिम्मत टूट जाएगी। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत ही चालाक उदाहरण था। वो सिर्फ हथियार नहीं बना रहे थे, वो युद्ध जीतने की स्ट्रैटेजी बना रहे थे। सही बात है। इसी सोच का अगला कदम था उस समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तोपों को लोड करने में बहुत टाइम लगता था। हाँ, एक बार फायर करो, फिर उसे साफ करो, बारूद भरो। बिल्कुल। एक बार फायर करने के बाद उसे दोबारा तैयार करने में मिनटों लग जाते थे और जंग के मैदान में ये मिनट हार और जीत का फैसला कर सकते थे।
तो उन्होंने क्या सोचा होगा इसे सुलझाने के लिए? कोई जल्दी लोड करने का तरीका या कुछ बिल्कुल ही अलग? बिल्कुल अलग। उन्होंने सोचा, एक तोप को बार बार लोड ही क्यों करना, अच्छा। क्यों ना एक साथ कई गोलियां चला दी जाएं। और यहीं से उनकी 33 बैरल वाली मशीन गन का आइडिया आया। 33 बैरल? हाँ, ये 3 पंक्तियों में लगी 11-11 बैरल का एक सेट था। जब एक पंक्ति फायर कर रही होती तो दूसरी ठंडी हो रही होती और तीसरी को लोड किया जा रहा होता। ये नॉन स्टॉप फायरिंग का कॉन्सेप्ट था। मतलब वो पहली असली मशीन गन बनने से 300 साल पहले ही उसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके थे। ये तो कमाल है। और फिर आता है उनका शायद सबसे भयानक आविष्कार, साइज्ड चैरियट। ये क्या था? यानी धारदार पहियों वाला रथ। ये एक ऐसा रथ था जिसके पहियों पर चारों तरफ तेज धार वाले दरांती जैसे ब्लेड लगे हुए थे। बाप रे! जब घोड़े इस रथ को खींचकर दुश्मन की सेना में घुसते तो ये ब्लेड तेजी से घूमते और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को काट डालते। लियोनार्डो ने अपनी डायरी में इसके बारे में जो लिखा है वो पढ़कर सहरन होती है। उन्होंने लिखा, यह मशीन दुश्मन के सैनिकों को गेहूं की फसल की तरह काट देगी। ये लाइन पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ कौन बोल रहा है, एक आर्टिस्ट या कोई और? क्या उस वक्त वो हीरो थे या विलन? और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, एक ऐसी पहेली जिसने इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। क्या? जब उनके इन डिजाइन्स को गहराई से स्टडी किया गया तो एक हैरान करने वाली बात पता चली। बताइए। कई डिजाइन्स में जानबूझकर छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी गलतियां छोड़ी गई थी। गलतियां? जैसे किसी गियर को गलत दिशा में घुमा दिया या किसी हिस्से का डिजाइन इतना कमजोर बना दिया कि वो असल में काम ही ना कर पाए। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ये हथियार बना तो रहे थे लेकिन शायद चाहते नहीं थे कि ये कभी असल में काम करे? हो सकता है। क्या वो ड्यूक को इम्प्रेस तो करना चाहते थे पर ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से हजारों लोग मारे जाएं? इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस है। एक थ्योरी ये है कि ये उनके अंदर के कलाकार और इंजीनियर की लड़ाई थी। मतलब दिल और दिमाग की लड़ाई? बिल्कुल। उनका दिमाग कुछ भी बना सकता था, पर शायद उनका दिल, उनका ज़मीर इतनी तबाही की इजाजत नहीं दे रहा था। वो दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे, लेकिन शायद उसकी कीमत चुकाने से डरते थे। तो सच क्या है ये? सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। ये सोचना ही अजीब है कि जो दिमाग जमीन पर इतनी तबाही मचाने की सोच रहा था, वही आसमान में उड़ने के सपने देख रहा था। ये उड़ान का जुनून आया कहाँ से? ये उनका सबसे बड़ा सपना था। वो मानते थे कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। सही बात है। और इसके लिए उन्होंने वही तरीका अपनाया जो वो हर चीज के लिए अपनाते थे, प्रकृति को कॉपी करना। उन्होंने हफ्तों महीनों तक सिर्फ पक्षियों को उड़ते हुए देखा। अच्छा। उनके पंख कैसे खुलते हैं, हवा में वो कैसे मुड़ते हैं, हर छोटी से छोटी चीज को उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया। और इसी स्टडी के आधार पर उन्होंने अपनी पहली उड़ने वाली मशीन बनाई, ऑर्निथोप्टर। हाँ, ये खूबसूरत डिजाइन था। लकड़ी और कपड़े से बना एक ढांचा जिसमें इंसान लेटकर अपने हाथ और पैरों से बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाता। बिल्कुल किसी पक्षी की तरह। बिल्कुल। लेकिन ये डिजाइन बुरी तरह फेल हो गया। और ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि लियोनार्डो एक बहुत बेसिक बात भूल गए थे, इंसान की शारीरिक शक्ति। अच्छा। एक इंसान के मसल्स में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो इतने बड़े पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ा सके कि वो अपना वजन हवा में उठा ले। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। लेकिन जीनियस की यही निशानी होती है, वो अपनी गलती से सीखता है। बिल्कुल। लियोनार्डो समझ गए कि प्रॉब्लम पंखों में नहीं बल्कि तरीके में है। उन्होंने महसूस किया कि उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि हवा को सही तरीके से काटना जरूरी है। और यहीं से एरोडायनामिक्स की असली समझ शुरू हुई। और इस नई समझ से दो ऐसे डिजाइन सामने आए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। कौन से? पहला था ग्लाइडर। उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जो हवा के बहाव का इस्तेमाल करके उड़ सकता था। उन्होंने अनजाने में बर्नौली के सिद्धांत को समझ लिया था, जिसे साइंस की दुनिया ने 300 साल बाद पहचाना। हाँ, ये वही सिद्धांत है जिस पर आज के हवाई जहाज उड़ते हैं। और दूसरा डिजाइन तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, एरियल स्क्रू। एरियल स्क्रू? ये एक विशाल स्क्रू जैसा ढांचा था जो तेजी से घूमकर हवा को नीचे की तरफ धकेलता और खुद ऊपर उठता। 1 मिनट, मतलब वो हेलीकॉप्टर का ब्लूप्रिंट 450 साल पहले बना चुके थे। बिल्कुल। ये आज के हेलीकॉप्टर का सबसे शुरुआती कॉन्सेप्ट था। भले उनके पास इसे बनाने के लिए सही मटेरियल या इंजन नहीं था, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन वहां तक पहुंच चुका था। अविश्वसनीय। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इंसान का उड़ना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि विज्ञान का एक सवाल है जिसे हल किया जा सकता है।
आसमान के रहस्यों के बाद वो एक और दुनिया में उतरे, जो शायद आसमान से भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी थी। इंसान का शरीर। साल है 1507 और उस समय चर्च का सख्त कानून था कि आप किसी इंसान की लाश को चीर फाड़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे भगवान की बनाई रचना का अपमान माना जाता था। लेकिन लियोनार्डो के लिए मानव शरीर कला और विज्ञान का सबसे बड़ा अजूबा था। वो जानना चाहते थे कि मसल्स कैसे काम करती हैं, हड्डियां कैसे जुड़ी होती हैं, नसें खून को कहाँ ले जाती हैं। वो जीवन और मृत्यु के मैकेनिज्म को समझना चाहते थे। तो उन्होंने नियम तोड़े। वो रात के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में छिपकर ये काम करते थे। ये बहुत ही खतरनाक काम था। हाँ, वो अस्पतालों से और कभी-कभी तो कब्रों से शवों का इंतजाम करते थे और उनकी चीर फाड़ करके हजारों डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाते थे। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें कड़ी सजा हो सकती थी। इसी दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। उनकी मुलाकात फ्लोरेंस के एक अस्पताल में 100 साल के एक बुजुर्ग से हुई। 100 साल के? हाँ, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बस बुढ़ापे की वजह से कमजोर थे। लियोनार्डो उनसे घंटों बातें करते थे और एक रात उस बुजुर्ग की नींद में ही शांति से मौत हो गई। लियोनार्डो प्राकृतिक मौत के इस रहस्य को समझना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने उस बुजुर्ग के शरीर की जांच की। उन्होंने पाया कि उनकी नसें उम्र के साथ मोटी, कड़ी और संकरी हो गई थी, जिससे खून का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा था। और ये दुनिया में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी नसों के ब्लॉक होने का पहला रिकॉर्डेड एनालिसिस था। उन्होंने मौत की वजह का पता लगा लिया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोज थी इंसानी दिल के बारे में। अच्छा। उस जमाने में ये माना जाता था कि दिल कोई रहस्यमयी चीज है जहां आत्मा रहती है और उसका काम सिर्फ खून को गर्म करना है। हाँ, लियोनार्डो इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। वो इसे एक मशीन की तरह समझना चाहते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्या? जैसे ही दिल को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो पिचक जाता है और अपना असली आकार खो देता है। सही बात है। तो उन्होंने एक शानदार तरीका निकाला। ये तरीका ही अपने आप में एक जीनियस स्ट्रोक था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक बैल का दिल लिया, उसकी नसों में पिघला हुआ गर्म मोम भर दिया और उसे ठंडा होने दिया। जब मोम जम गया तो उन्होंने दिल के बाहरी मांस को सावधानी से काटकर हटा दिया। अरे वाह! अब उनके हाथ में दिल के अंदरूनी चेम्बर्स और वॉल्व्स का एक परफेक्ट 3D मॉडल था, एक सांचा। मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ मोम और अपनी आंखों से उन्होंने वो देख लिया जिसे देखने में हमें 550 साल लग गए। ये तो अविश्वसनीय है। और इस मॉडल की मदद से उन्होंने वो खोज की जिसने मेडिकल साइंस की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि दिल कोई रहस्यमयी अंग नहीं, बल्कि एक बेहद कुशल मैकेनिकल पंप है। उन्होंने पहली बार दिल के चारों वॉल्व्स के काम करने का सही तरीका समझाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खोजा कि कैसे दिल से निकलने वाले खून में एक वॉर्टेक्स यानी एक छोटा सा भंवर बनता है, जो वॉल्व को आराम से बंद होने में मदद करता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल। और इस थ्योरी को आधुनिक MRI मशीनों ने 500 साल बाद सही साबित किया। युद्ध मशीनें, उड़ान के सपने, शरीर के अंदर के रहस्य, इतना सब कुछ करने के बाद लियोनार्डो का अंत कैसा हुआ होगा? मुझे लगता है कि वो अपनी उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट होंगे। यही तो कहानी का सबसे दुखद और हैरान करने वाला मोड़ है। अच्छा। उनका अंत उनकी जिंदगी की तरह ही जटिल था। वो अपने आखिरी साल फ्रांस के राजा के मेहमान बनकर गुजार रहे थे। साल था 1519। वो 67 साल के थे। उनके दाहिने हाथ में लकवा मार गया था, जिससे वो पेंटिंग तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा था। और अपनी मौत के बिस्तर पर उस महान जीनियस को अपनी किसी भी उपलब्धि पर गर्व नहीं था। उसे सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, पछतावा। हाँ। इतना सब करने के बाद उस आदमी को गर्व होना चाहिए था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उनकी डायरी के आखिरी पन्नों में एक बहुत ही दर्दनाक लाइन मिलती है। वो लिखते हैं, मैंने भगवान और इंसानियत को नाराज किया है क्योंकि मैंने उतना काम नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। एक पल के लिए इस पर सोचिए। वो इंसान जिसने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी कलाकृतियां बनाई, जिसने हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर का सपना देखा, जिसने शरीर के वो राज खोले जो किसी को नहीं पता थे, उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब हम जिसे जीनियस कहते हैं, वो खुद को एक फेलियर समझ रहा था। इस पछतावे की वजह शायद ये थी कि उनके हजारों आइडियाज, उनके सैकड़ों डिजाइन और खोजें
वो सिर्फ उनकी डायरी के पन्नों में ही कैद रह गईं। अच्छा। वो एक साथ इतना कुछ सोच सकते थे, इतना कुछ देख सकते थे कि उसे हकीकत में बदलना एक जिंदगी में मुमकिन ही नहीं था। सही बात है। उनकी क्षमता इतनी विशाल थी कि उनके लिए उसे पूरी तरह से साकार न कर पाना एक विफलता के बराबर था। वो अपने ही जीनियस के बनाए स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर पाए। तो अंत में हम लियोनार्डो को किस रूप में याद करें? एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक या एक युद्ध इंजीनियर? शायद वो इन सबसे कहीं बढ़कर थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो उनकी मौत के बाद हुई। उनकी ये सारी डायरीज, ये सारे आइडियाज लगभग 250 साल तक दुनिया की नजरों से छिपे रहे। और यही इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। अगर वो नोटबुक समय पर मिल जाती, अगर दुनिया ने 16वीं सदी में ही उनके विचारों को समझ लिया होता, तो क्या हमारी दुनिया 18वीं सदी में ही उतनी आगे पहुंच जाती जितनी आज है? क्या हमारे पास स्टीम इंजन से पहले हेलीकॉप्टर होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे। वो शायद भविष्य से आए एक ऐसे यात्री थे जो अपने समय से बहुत आगे थे। और शायद यही उनका सबसे बड़ा वरदान भी था और सबसे बड़ा अभिशाप भी। उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि इंसान की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती। वो हमें सवाल पूछने, प्रयोग करने और कभी भी ये मानने से इनकार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि कोई चीज नामुमकिन है। बिल्कुल। तो हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लियोनार्डो का सबसे बड़ा अफसोस उनका अधूरा काम था। क्या जीनियस होना एक तरह का श्राप है? क्या आप इतना कुछ देख सकते हो, इतना कुछ सोच सकते हो, जिससे पूरा करने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जाए?